हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस.के. कश्यप राजधानी कोचिंग के माध्यम से आप तमाम विद्यार्थी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थीगण, लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? समानता, स्वतंत्रता और समानता स्वतंत्रता की पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी का होना निहायत ही आवश्यक है। जब भी कोई संस्था काम करती है तो उसमें उसकी संस्था की कार्य प्रणाली, उसके द्वारा जो भी कार्य किए गए उसका निष्पादन का तौर तरीका, उसका परिणामीकरण, इन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखना होता है। डेविड स्टर्न के भी सिद्धांत को नियमितता, प्रमाणीकरण, तो नियमितता से लेकर प्रमाणीकरण तक की सबसे अहम पहलू होती है। अब यहाँ के सामने छात्रों के साथ हुआ बहुत बड़ा धोखा होता क्या? हो सकता है कि संस्था बड़े ही सही तरीके से काम किया, लेकिन जब पारदर्शिता, जब ट्रांसपेरेंसी नहीं आती है, रिवाइवल के बाद आप ये बताए नहीं कौन प्रश्न सही है कौन प्रश्न गलत है, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर कैसे घटाए बढ़ाए, उसकी एक सुस्पष्ट परिभाषित तरीका होना चाहिए ताकि जो विद्यार्थी उसमें बैठा उसे नहीं लगे कि कहीं अन्याय हो रहा हो। यदि हम अरस्तु की बात करें तो क्या कहते हैं? अरस्तु का जो वितरणात्मक न्याय है, कहते हैं धन, पद और प्रतिष्ठा का, धन, पद और प्रतिष्ठा का वितरण किया जाना चाहिए, समान के साथ समान और असमान के साथ असमान। यदि हम प्लेटो की बात करें तो क्या कहता है? प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है, अभिजात तंत्र, दार्शनिक राजा, ईमानदार सैनिक, कर्तव्यनिष्ठ उत्पादक वर्ग, हर एक अपना अपना काम ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, जो दिखे कि वह न्याय हो रहा है, न्याय कर रहे हैं, अपने आप में नहीं बल्कि सामने वाला को दिखना चाहिए वो न्याय है। तो विद्यार्थी जो एग्जाम देता है उसके मन में जो संशय है, उस संशय को दूर करना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होनी चाहिए। और कहीं न कहीं ट्रांसपेरेंसी के नाम पर पारदर्शिता को आप छोड़ देते हैं। सूचना का अधिकार कानून तो तैयार हो गई, तो कानून की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप छिपाने का प्रयास करते हैं। यदि वो तथ्य को सामने रख दें तो समस्या हल हो जाती। तो इसलिए यहाँ पर विद्यार्थी के साथ हो सकता है कि धोखा नहीं किए गए हैं, वो बहुत ही बेहतर काम किया हो, लेकिन उसको जानकारी होनी चाहिए। कभी मेरा अंक कटा तो क्यों कटा, किसी का बढ़ा तो कैसे बढ़ गया, किसको कितना अंक रिवाइवल के बाद किसको कितना अंक की कमी बढ़ोतरी हुई, कौन से प्रश्न का क्या उत्तर निर्धारित किया गया। क्योंकि यदि हमें यही पता नहीं किसका क्या उत्तर होगा तो भविष्य में जब हम एग्जाम देंगे तो फिर तो हो सकता है हम उसी क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन गलत कर दें जो पहला बार उसने उत्तर जारी किया, बाद में रिवाइवल में उत्तर कुछ और चेंज कर दिया। मुझे कैसे ज्ञात होगा कि उत्तर वास्तविक तौर पर वो उत्तर क्या निर्धारित किया गया? तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ ये जवाब देना कि हमारा इतिहास रहा है, कभी हम उसको रिवाइवल को नहीं बतलाए। अरे लोकतंत्र में परिवर्तन समाज का शाश्वत नियम है, वो परिवर्तन होना चाहिए। बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल का ये सिद्धांत जॉन इब्राहिम लिंकन का, या सीले लोकतंत्र वो है जिसमें सभी जनता का भाग है। तो भाग है तो मुझे पता रहना चाहिए कि हमारा भाग क्या है, हमने कितना हिस्सेदारी उसमें दिया है। तो ये इसका हमें सख्त अभाव प्राप्त होता है। चलिए यहाँ पर उसको ट्रांसपेरेंसी का होना जरूरी है। वो धोखाधड़ी भी एक प्रकार का है यदि आप उसको पारदर्शी रवैया नहीं अपनाते हैं। चलिए, आपके पास ज्ञात है कि 9-10 में जो 16 सब्जेक्ट थे, 2,46,415 विद्यार्थी थे, इसमें 1,54,145 पास की, अर्थात 62.56% विद्यार्थी सफल हुए। हो सकता है इतना ही मेरिट वाले हों, लेकिन उसमें उस विद्यार्थी में जो संशय है, क्या रिवाइवल किया गया, कितना किया गया, कैसे अंक में कमी बढ़ोतरी हुई, उसकी स्पष्टता, उसकी नियमितता
डेविड स्टन के सिद्धांत की बात करें और अस्तु की बातें क्या कहता है, तुलनात्मक राजनीति। तो हम अतीत से तुलना तो करें कि हमारा पहले क्या था और अब क्या था। फिर 11-12 जिसमें 29 सब्जेक्ट थे, 1,95,799 विद्यार्थी बैठे, 1,02,556 पास किए अर्थात 52.17%। टोटल जो है 4,42,214 विद्यार्थी एग्जामिनेशन दिए, 2,56,301 पास किए, 57.96% पास किए। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी यदि रखा जाता, उसमें आप लोगों को पहले से ही पता था जनरल के लिए कैटेगरी 50% अंक लाना था, 150 यदि है तो 75 नंबर लाना था, बीसी के लिए 45.5%, ईबीसी के लिए 42.5%, एससी एसटी के लिए 40, अन्य सभी के लिए एससी एसटी और अन्य जितने भी हैं सब के लिए 40% अंक लाना था। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ पारदर्शी हुआ कि हमें कितना % अंक लाना है, तो मैंने किस उत्तर को अटेम्प्ट किया, उस पर क्या अंक आया, क्या जो है उत्तर को बोर्ड ने निर्धारित किया, मैंने जो क्लेम किया उस पर किसको छांटा, किसको जोड़ा, किसको घटाया, वो विद्यार्थी को जानने का लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अधिकार है। ऐसे जानना सभी विद्यार्थी को आवश्यक था, जिसे छिपाना एक प्रकार की धोखाधड़ी है। चलिए, हमारे जो है संस्थान के द्वारा विद्यार्थी को उचित मार्गदर्शन के लिए, उचित पथ दिखलाने के लिए, आप तो योग्य हैं, अपनी योग्यता आप सिद्ध कर चुके हैं, आप में ये नहीं कि आप अयोग्य विद्यार्थी हैं, लेकिन यह तो केवल जो विद्यार्थी पास किए हैं वो इस बात को ध्यान रखें, ये तो केवल एक पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है। ये तो केवल ये है कि आप अब उस आगे की प्रतियोगिता परीक्षा में, आगे के जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में आप जंग लड़ने को तैयार हैं। अब सोचिए कितना कठिन एग्जाम होगा। चलिए 50,000, 52,000, 27,000 कितनी वैकेंसी देते हैं विद्यार्थी। यहाँ पर देखिए आपके सामने स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि विद्यार्थी जो कितने पास कर गए हैं। देखिए विद्यार्थी जो पास हैं वो 2,56,301 ये अभी हैं। इतना विद्यार्थी पूर्व का होगा, उससे अधिक ही विद्यार्थी पूर्व में जो पास हुए, अर्थात आपके पास 5 लाख में से 7 लाख 8 लाख विद्यार्थी होंगे, उसमें से लगभग 50,000 40,000 वैकेंसी आएगा। तो आज का जो ये एग्ज़ाम आप पास किए तो केवल एक सर्टिफिकेट है कि आप अगले पड़ाव के लिए बढ़ सकते हैं, ये आपका मंजिल तो नहीं हो सकता है। यहाँ कोई खुश होने, उत्सव मनाने का कोई विशेष, हाँ ये एक है कि एक पड़ाव तो पहला पड़ाव को पास कर गए, लेकिन आगे मंजिल बहुत कठिन है। पूर्व के विद्यार्थी जो वर्षों से 1 वर्ष होने को चला, उनकी तैयारी के साथ आपको कदम ताल मिलाना है, इसलिए उसके लिए बेहद ही आवश्यक है कि सही कंटेंट, सही मार्गदर्शन, सही तथ्यपरक जानकारी, लॉजिकल तथ्यात्मक जानकारी, विश्लेषणात्मक क्षमता आप में होनी चाहिए। जिस प्रकार विकल्प उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो कहीं न कहीं वो आपके नॉलेज का परीक्षण वास्तविक तौर पर करता है। उसके लिए उचित मार्गदर्शन उसी शिक्षक की। यहाँ पर देखिए सभी कंप्यूटर साइंस की क्लास पीजीटी 11-12 अर्थात पॉलिटिकल साइंस 6 to 10 से लेकर 11-12, जिसमें क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का विषय में क्या है कि जो 40 नंबर आता है 6 to 10 में, उसी टॉपिक से, उसी पॉइंट से क्वेश्चन के स्तर में कमी बढ़ोतरी करके 20 क्वेश्चन आपका पीजीटी वाले को आता है, या पीजीटी में जो थिंकर का है लगभग 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। तो दोनों के सिलेबस, क्योंकि जो टीजीटी को पढ़ना है टोटल पीजीटी को पढ़ना है, हाँ पीजीटी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो यहाँ पर दोनों के साथ लेकर, ताकि पूरे तथ्य, पूरे कंटेंट आपके सामने रखा जाए। यदि आप पीजीटी के साथ पढ़ते हैं टीजीटी वाले, तो आपका, क्योंकि पहले टीजीटी वाले भारत के संविधान और स्वतंत्रता, समानता, नकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता, संप्रभुता, लोकतंत्र, ये 4 विषय से जो थिंकर का बयान होता है वो साथ आप कंप्लीट कर लेंगे, तो आपके सामने और बेहतर ऑप्शन उपलब्ध है। फिर मैथ का 9-10, साइंस ग्रुप अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 6 to 10, पीआरटी 1 to 5, तमाम की पढ़ाई बड़े ही सुनियोजित, क्योंकि योजनाबद्ध होना बेहद ही आवश्यक है। अनुशासन जीवन को महान बनाता है बचपन से। अनुशासन क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में भी अनुशासन, कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब, क्यों, कैसे,
इन तमाम तथ्यों को सुयोग शिक्षक के माध्यम से मैं पॉलिटिकल साइंस SK कश्यप आपके सामने पॉलिटिकल साइंस का बैच लेकर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मूड में है। और बैच बहुत 10 जनवरी से इसकी शुरुआत की गई है। 10 जनवरी से मैंने याद कीजिए बताया था कि भाई रिजल्ट आने के 2 दिन के बाद बैच की शुरुआत करेंगे। तो बैच की शुरुआत होनी है, आइए उसको बेहतर तरीके से स्टेप बाय स्टेप व्यवहारिक रूप में, या तो आपको एक सिद्धांत ही पढ़ना है, व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद, तो व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद की तरह ही जो भी यहाँ पर सिद्धांत में पहलू पर आएगा उन तमाम पहलू को बेहतर सरल सार्थक रूप से आपके सामने रखा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप मेरी पढ़ाई से पहले भी संतुष्ट रहे हैं, आगे भी संतुष्ट रहेंगे। और जितने भी यहाँ शिक्षक हैं सभी योग्य अनुभवी कंटेंट के विशेषज्ञ हैं। विद्यार्थीगण, आपको यदि बेहतर तरीके से अपने भविष्य को अपनी मुट्ठी में करना है, भविष्य में स्वावलंबी के बनना है, स्वाभिमान के साथ जीवन यापन करना है, तो आइए चुनें और अपने लिए एक पद को आरक्षित कर लें। धन्यवाद।